आप सभी लोग। देखिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने स्टडी कर चुके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड स्टडी हम लोग कर चुके हैं, इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की स्टडी कर चुके हैं। और जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी रहेगी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction are the two type. So first is the sexual reproduction and second is the asexual reproduction. Now study the asexual reproduction. Now today study the sexual reproduction. Sexual reproduction. Topic क्या है? Sexual reproduction. Sexual reproduction, a type of reproduction in which involve two parents या opposite sex. A type of reproduction in which involve both parents या फिर both male and female. Male and female. A reproduction in which involve both male and female is known as the sexual reproduction. During the sexual reproduction, to form the gametes and the fusion of gametes to produce the zygote. This is clear. Also this point, in the sexual reproduction, both parents, male and female, both are involved and involve the gamete formation and the fusion of the gamete to form the zygote during the sexual reproduction. In the second term, which type of cell division in the sexual reproduction? So in the sexual reproduction, two type of cell division. First is the meiosis cell division. During the formation of the gamete. ये कब होगा? गैमेट फॉर्मेशन के समय. And the mitosis किस में होगा? The mitosis in the zygote. तो टू टाइप, दोनों ही टाइप का है, meiosis and mitosis. Clear? Gametes, the second points, gametes are the two type. One is the male gamete and the second is the female gamete. Male gamete like is known as the sperm या फिर antherozoids for the plants. This term used for the plants. And female gamete ovum या ova या ठीक है ovum या ova वर्ड यूज करते हैं. तो ये तो थी बेसिक बातें हैं जो आप सभी को मोस्टली आपको मालूम है कि अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑफस्प्रिंग इज कंटेन वेरिएशन. ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा. बाय द वेरिएशन टू इन्वॉल्व द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक, तो आप ध्यान में रखना, वेरिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट होना. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व है. तो मेल के कैरेक्टर्स और फीमेल के कैरेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं. तो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाएंगे तो जो न्यू जाइगोट बनेगा, जिसे न्यू जनरेशन बनेगी, उसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर्स आएगा. और जो मोर डेवलप होगा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या चेंजेबल एटमॉस्फेयर है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को क्या कर पाएगा? अडेप्ट कर पाएगा. क्लियर हो गई कि ये तो बेसिक चीज़ें थी, आप सबको भी पता था. डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करना.
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ से हमें बेसिक आइडिया तो मिल ही चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द टू डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बताना है। डेफिनेशन हो गई, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स का फ्यूजन्स होता है, गैमिट्स जैसे स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स, ओवम या ओवा, एग सेल्स भी बोल सकते हो आप इसे। और इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। न्यू जनरेशन में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, और जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज़्यादा ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट ज़रूरी है चेंजेबल एटमॉस्फेयर में खुद को अडेप्ट करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट asexual reproduction and the second is the sexual reproduction। तो देखो फर्स्ट single organism involved in the reproduction is known as the asexual reproduction। then the second, both individuals male or female यानी male and female involved in the reproduction, this is known as the sexual reproduction। second, gametes are not produced, इसमें gametes नहीं बनते, gametes are produced। जबकि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फ्यूजन्स या फिर आप बोल दो फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसमें कह दो फर्टिलाइजेशन अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर आ जाओ, वेरिएशन आर नॉट फाउंड, वेरिएशन आर नॉट फाउंड। और इसमें क्या मिलेंगे, वेरिएशन आर फाउंड, वेरिएशन आर फाउंड। ठीक है, अब देखो जब इसमें वेरिएशन नहीं, वेरिएशन कैसे आएगा भाई, आप भी सोचो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो तो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म में जो करैक्टर्स है सेम वही करैक्टर्स किस में चले गए, ऑफ स्प्रिंग में चले गए। तो नई चीज़ तो कुछ बनी नहीं, जब कुछ नया ही बना ही नहीं है तो अपन उसे क्या नहीं कह सकते कि वेरिएशन नहीं आया, तो इसमें वेरिएशन का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। अब ये है देखो, जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा। जबकि इसके अंदर ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये लेस डेवलप है, ये मोर डेवलप प्रोसेस है, ये लोअर प्लांट लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट है, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म में है, और ये मल्टीपल सेल्स यानी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस both reproduction are involved in the sexual reproduction। in the sexual reproduction mitosis and meiosis involve cell division, or in the asexual reproduction only involve the mitosis division। there are difference between the asexual reproduction and the sexual reproduction। so man is the single organism, both male और female। इसमें गैमेट फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन सॉरी इसमें नहीं है। एसेक्सुअल में जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के साथ में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी बात थी, नॉर्मल चीज़ें थी। वैसे तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पूरा पढ़ोगे, एसेक्सुअल के बारे में पूरा पढ़ चुके हो, तो ये सब चीज़ें तो आप अपने बेस पर भी कर सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं थी, 5-7 मिनट खराब हो गए, चलो कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट बात ये करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने डिफरेंस कर लिए। अब हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और इस कंटिन्यूटी को इंक्रीज करने के लिए अब हम बात ये करेंगे कि रिप्रोडक्शन के समय, है ना, अब हम बात करेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें 3 फेजेस प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तो होती है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, और सनसेंस यानी कि बुढ़ापा, ओल्ड एज, है ना। कौन कौन सी है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, एंड सनसेंस फेज, या आप इसे कह दो ओल्ड फेज, जिसे आप कह सकते हो बुढ़ापा भी कह सकते हो। तो 3 फेज है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सनसेन फेज। ये 3 फेज किसके अंदर पाई जाती है, किसी भी पर्सन के अंदर ये 3 फेज पाई जाएगी। अब चले, सबसे पहले हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज क्या होती है, ये हटा दूँ, बाकी की फेज 3 फेजेस हो गई। अब हम बात करेंगे कि आप जुवेनाइल फेज किसको बोलोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो ना, जिन पर्सन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिन ऑर्गेनिज्म में, उनके अंदर 3 फेजेस प्रेजेंट होगी। जुवेनाइल फेज होगी, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होगी जो मेन फेज में लेते हैं अपन, और उसके बाद होते हैं सनसेंस बुढ़ापे वाली। तो पहले चले जुवेनाइल फेज, एडोसेंस, है ना, एडोसेंस थोड़ा बोलेंगे इसको, जुवेनाइल फेज बोलते हैं एडोसेंस से पहले की। अब यहाँ देखो, जुवेनाइल फेज के अंदर आप किसको कहोगे जुवेनाइल, यानी कि किसी भी पर्सन का बर्थ हो गया, बर्थ से लेकर के जब तक उसके अंदर प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती। बात समझ में आ रही क्या, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी स्टेज के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, जुवेनाइल फेज कहेंगे, या आप इसे कह दो कि अब इससे जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ और अब प्यूबर्टी स्टेज 13 साल से मानते हैं, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए अच्छे से मेच्योर हो चुका है, यानी वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन करने से पहले की जो फेज है, बिफोर द रिप्रोडक्शन फेज, बिफोर द रिप्रोडक्शन फेज इज नॉन एज द जुवेनाइल फेज। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, जुवेनाइल फेज को आप वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हो, क्योंकि इस फेज के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। इस फेज में क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है। कंप्लीट जो एनर्जी है बॉडी की, कंप्लीट जो एनर्जी है केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज में ली जाएगी। द कंप्लीट एनर्जी टू यूज द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोमेटिक सेल्स, development of the somatic cells. The lifetime period before the reproduction is known as the juvenile phase. In the juvenile phase, to the growth and the development of the body form and mostly the growth in the somatic cells. क्लियर होगी इतनी। जुवेनाइल फेज आप किसे कह रहे हो, अरे जुवेनाइल फेज का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर प्लांट की बात करूँ, है ना, तो प्लांट में फ्लावर लगने से पहले, जब एक प्लांट आपने ग्रो किया, आपने प्लांट को ग्रो कर दिया, वो प्लांट अपनी हाइट को बढ़ा रहा है, बट उसके अभी फ्लावर नहीं लगे। जिस दिन उस प्लांट के फ्लावर लग जाएंगे ना, जुवेनाइल फेज खत्म हो गई।
तो आप प्लांट में कह सकते हो कि बिफोर बियरिंग ऑफ द फ्लावर द ऑल टाइम पीरियड इज नोन एज द ज्वेलाइन फेज। एक प्लांट है उसमें फ्लावर लगने से पहले का जो समय होगा वो ज्वेलाइन फेज होगा। तो ऐसे अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करूं तो हमारे अंदर प्यूबर्टी स्टेज आने से पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा ज्वेलाइन फेज होगा। प्लांट में कौन सा फ्लावर लगने से पहले का टाइम पीरियड ज्वेलाइन फेज हो गया और हमारे अंदर प्यूबर्टी स्टेज आने से पहले का समय क्या होगा, यानी कि आप चाहो तो सिर्फ 13 ईयर मान के चलूँ मैं ना, मैं कह दूँ 13 ईयर प्यूबर्टी स्टेज आ रही है 13 to 15। तो 13 से पहले यानी कि जन्म से लेकर के 0 से लेकर करके 13 तक का वो ज्वेलाइन फेज हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गई तो ज्वेलाइन फेज खत्म हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और ज्वेलाइन फेज को ही वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, फ्लावर लगने से पहले का टाइम, बिफोर द फ्लावरिंग टाइम, बिफोर द फ्लावरिंग टाइम। चलिए इतनी बात आई होप सबके समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ चलती हूँ। अब सेकेंड फेज कौन सी लेनी है आपको, रिप्रोडक्टिव फेज। ये थोड़ा लंबी चले क्योंकि ओल्ड एज में तो क्या करना है, ओल्ड एज के अंदर डेथ हो जाती है, वहाँ पे ना तो एनर्जी है, एनर्जी जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ज्वेलाइन फेज के अंदर सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस फास्टली से चलती है। फास्टली से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी कि जितना फास्टली मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही फास्टली एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी उतना ही होगा। और उस डेवलपमेंट और ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, ज्वेलाइन फेज कहते हैं। चले आगे, रिप्रोडक्टिव फेज। अरे कितना इंटरेस्टिंग तो टॉपिक चल रहा है ना। अरे कितने मज़ेदार बातें आ रही है। रिप्रोडक्टिव फेज आज तक आपको पता चल रहा था क्या, मैच्योरिटी होने से पहले, प्यूबर्टी स्टेज आने से पहले का जो टाइम पीरियड उसको ज्वेलाइन फेज बोलते हैं। ठीक है, प्लांट में फ्लावर लगने से पहले का समय क्या होता है, ज्वेलाइन होता है। रिप्रोडक्टिव फेज, द बियरिंग ऑफ द फ्लावर या फिर टू स्टार्ट द प्यूबर्टी स्टेज, दिस स्टेज इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सुनिए, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावर लगने शुरू हो गए, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। अगर मैं एनिमल की हमारी बात करूं तो मैं क्या कहूँगी, प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज ही होती है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखोगे कि ए प्लांट, द फ्लावर बियर ऑन द प्लांट, द स्टेज, द फेज अ प्लांट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव फेज। या इन द एनिमल या ह्यूमंस टू स्टार्ट द प्यूबर्टी स्टेज, दिस फेज इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव फेज। इन दिस फेज द all energy used in the maturity of the reproductive organ, सारी की सारी एनर्जी किस में यूज में ली जाती है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर यूज में ली जाती है। कौन सी फेज के अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन सी सेल्स का होगा, जर्म सेल्स का। रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स का यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी प्रोसेस को हम इंक्रीज करती हूँ कि कोई भी प्लांट है उसके फ्लावर लगते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज में अगर मैं प्लांट की बात करूँगी तो मैं फ्लावर स्टेज ही बनाऊँगी। इसके अंदर कोई भी प्लांट है उस पर क्या लग रहे हैं, फ्लावर लग रहे हैं। तो उस फ्लावरिंग बियर के बेस पर उसकी लाइफ में एक बार फ्लावर लगते हैं, लाइफ में मैनी टाइम फ्लावर लगते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें रिप्रोडक्शन के बेस पर मैं ऑर्गेनिज्म के टाइप करूँ। एक तो मैं करूँगी मोनोकार्पिक, और सेकंड मैं करूँगी पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मीन्स होता है द फ्लावर बियर on the plant in the one time the whole life,
पूरी लाइफ में केवल एक बार फ्लावर का बी आना, यानी कि फ्लावर बियर वन टाइम इन होल लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर केवल एक बार ही फ्लावर लगते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे कुछ प्लांट एनुअल प्लांट इसके एग्जाम्पल है, एनुअल प्लांट्स। अब आपने एनुअल प्लांट देखे होंगे वन सीजन वाले, जैसे वीट है ना, पी है ना, आपने देखे होंगे एक सीजन वाले तो चना, ये सारे प्लांट। जैसे मान लो इनके क्या हुआ, जैसे हमने वीट को है उसको बियरिंग करवाया अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, फिर उसके प्लांट ग्रो करेगा। अब उस प्लांट जर्मिनेट हो गया, सीड जर्मिनेट हो गए, प्लांट अब ग्रो कर रहा है, उसके अभी फ्लावर नहीं आए, वो ज्वेलाइन फेज हो गई, उसके फ्लावर लगे, फ्लावर से सीड बन गए, फ्रूट बन गए, है ना। उसके बाद में हमने उस फसल को काट लेते हैं, क्रॉप को, और क्रॉप को काटते हैं, उस प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब अगली सीजन आती है तो उसके अंदर फिर से हमें सीड सोविंग करवाने पड़ते हैं, और फिर यही प्रोसेस चलती है। तो वो एनुअल प्लांट हो गए ना। तो यानी जो एनुअल प्लांट है तो वो हो गए, लाइफ में एक बार आ गए। कुछ पेरियल प्लांट्स भी होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट भी होते हैं, जिनकी लाइफ प्रोसेस तो काफी लंबी होती है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बम्बू, बांस की लकड़ी देखी ना, बम्बू, ये जो प्लांट है ये इसकी लाइफ तो 50 से 100 साल तक होती है, लेकिन फ्लावर एक बार ही लगते हैं लाइफ में। अब आप देख लो, है ना, उसके फ्लावर लगे, फ्रूट लगे, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाए। जैसे मान लो किसी बम्बू की 50 साल है, तो जब 50 साल के अंदर वो जा रहा है तब उसके फ्लावर लग जाएंगे, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। किसी की 100 साल भी हो सकती है, फ्लावर लगते हैं, फ्लावर लगने के बाद में अपने जो भी रिजल्ट है वो अपना रिजल्ट देगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट भी है। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो 50 साल तक ये जीवित रहा, जैसे 50 साल हो गए, फ्लावर आ गए, डेथ हो गई। कुछ 100 साल तक भी जीवित रहते, तो बहुवर्षीय हो गए ना, 100 साल तक जीवित है। लेकिन मान लो 100 साल के अंदर उसके फ्लावर आ गए, किसी में 60 साल में फ्लावर आ गए, किसी के 70 साल में आ गए, किसी के 80 में आ गए। तो जैसे फ्लावर आते ही उनकी डेथ हो जाती है। बट एनुअल में तो एक साल ही जीवित रहेंगे, फ्लावर आते उनकी डेथ हो गई। लेकिन इनका जीवन काल लंबा हो सकता है, लेकिन जब भी फ्लावर आएंगे, फ्लावर आते ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पॉलीकार्पिक, है ना, पॉलीकार्पिक, द फ्लावर बियर मोर देन 2 टाइम इन होल लाइफ। फ्लावर बियर मोर देन 2 टाइम इन होल लाइफ। अपनी लाइफ में कई बार फ्लावर बियर करवाते हैं, वो कौन से हो जाते हैं, पॉलीकार्पिक हो जाते हैं। अब आपने पॉलीकार्पिक के अंदर बहुत सारे, जैसे मैंगो है ना, पीपल है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आप देख रहे हो। फ्रूट्स के काफ़ी प्लांट्स होते हैं, जिनमें पहले क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर सीजन है, एक पर्टिकुलर सीजन में उनके फ्लावर लगते हैं, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में नई सीजन आती है, फिर से वो सीजन जब रिपीट, जैसे मैंगो की अगर मैं बात करूँ, मैंगो जो है वो पेरिनियल प्लांट्स है, बहुवर्षीय प्लांट्स। ऐसे तो ये बहुवर्षीय होंगे, पेरिनियल प्लांट्स होंगे। एक कंडीशन तो ये फॉलो होगी, जैसे देखो मैंगो की सीजन कब आती है, अभी समर सीजन में ही चल रही है, ठीक है। अब जैसे समर सीजन खत्म होगी तो जो मैंगो वाले जो फ्रूट्स वो बंद हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो ट्री है उसकी डेथ होगी, नहीं, वो प्लांट तो है ही। फिर जैसे वापस से समर सीजन आएगी, उस प्लांट पे फिर से फ्लावर बियर होंगे, फिर से फ्रूट लगेंगे। ये प्रोसेस हर साल सीजन आते क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो वो होते हैं पॉलीकार्पिक। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसको स्ट्रॉबेलिस प्लांट का क्या नाम है, यहाँ तो आराम से दिखाई दे रहा होगा आपको, स्ट्रॉबेलिस, यानी कि आप उसको कह सकते हो नीला कुरेंजी प्लांट भी कह सकते हो। स्ट्रॉबेलिस, नीला कुरंज,
स्ट्रोबेलिस, ठीक है, स्ट्रोबेलिस। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें 12 साल से फ्लावर लगते हैं। नीलाल नाम ही नीला कुरंज है, तो इसके मतलब ब्लू कलर के इसके फ्लावर लगेंगे भी। और कब लगते हैं? 12 ईयर्स में, 12 साल से, 12 साल हो गए फ्लावर लगे, फिर अगले 12 साल के बाद में इसके फ्लावर लगेंगे। तो देखो कितना गैप है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका एक बार फ्लावर लगे और वो प्लांट है वो खत्म हो गई, वो स्पीसीज खत्म, वो नहीं हुई, वो है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। फिर उसमें ज्वेलाइन स्टेज स्टार्ट होगी, बात समझ आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, फिर से उसमें ओल्ड स्टेज आ जाएगी, फिर ज्वेलाइन शुरू हो जाएगी, फिर से नई लीव्स आ जाएगी, फिर उसके फ्लावर लग जाएंगे वापस से ना। कितने साल से? 12 साल। कहा जा रहा है कि अभी ना 2006 में इसके फ्लावर लगे थे, अब देख लो 12 साल के बाद में इसके फ्लावर लगेंगे, है ना, समझ में आ गई बात। चलिए, यानी 2006 में लगे थे, 2006 से 12 साल कर देना, लग जाएंगे, ठीक है, फिर 12 साल कर देना, लग जाएंगे, फिर 12 साल कर देना, लग जाएंगे। तो इसका 12 साल कितना हो गया आप करके देख लेना। 2018 में लग गए, ठीक है। अब इसका 12 साल कर दो, है ना, 2030 में लग जाएंगे। तो 2006 में लगे, 18 में लगी, अब 30 में लग गए। मेरी बात क्लियर हो गई। 2006 में लगे, 2018 में, फिर 2030 में, फिर अब आगे और चलते जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में 2018 में लगे हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक्स दे रखी है वो पहले के टाइम की दे रखी है, नए डाटा चेंज नहीं हुए हैं, तो आप ये ध्यान में रखोगे, है ना। उसमें शायद 2006 दे रखा था, आप 2018 कर लेना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कब लगे थे? 2018 में लगे थे। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेलिस वाला, स्ट्रॉबेलिस वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बात आप ध्यान रखें। आई होप यहाँ तक पूरी बातें क्लियर हो गई है। मैं आगे चलूँ। अब ये तो हमने किए थे प्लांट्स की बात रिप्रोडक्शन के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब हम रिप्रोडक्शन के बेस पे बात करेंगे एनिमल्स की, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेस पे किसकी बात करेंगे? एंड रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर एक तो हम करेंगे सीजनल ब्रीडर। अरे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ जाती है एग्जाम के अंदर। सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। अब आप सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि रिप्रोडक्शन एक फिक्स सीजन में होगा, वो सीजनल ब्रीडर हो गए। बस सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन अक्कर इन ए फिक्स सीजन, किसी में सर्दी में, किसी में गर्मी में। जैसे ये एग्जांपल लगभग अपन लेते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, जो कंप्लीटली किसके कांटेक्ट में रहते हैं? नेचर के कंप्लीटली कांटेक्ट में रहते हैं, वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, है ना। सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जैसे आप बात कर लो हैं फोवेल। देखिए जो मुर्गी फार्म होता है वहाँ की जो फोवेल है वो तो हर साल ही देती है कभी भी, वो एक आर्टिफिशियल मेथड है। और मैं बात कर रही हूँ नेचुरल मेथड की। तो नेचुरली जो फोवेल्स होते हैं, हैन होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और लेकिन जो पोल्ट्री है, फार्मिंग करवाई जाती है, मुर्गी पालन किया जाता है, वहाँ पे वो आर्टिफिशियल मेथड है, तो वो कंटिन्यूअसली है। लेकिन नेचुरली कैसे? तो बर्ड्स आ गए इसके अंदर, है ना। कुछ वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं जो एक फिक्स सीजन के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स इसी के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं फ्रॉग का एग्जांपल दूं, फ्रॉग रेनी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है ना। तो ऐसे जो एक फिक्स सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन्वॉल्व करवाते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। फिर एक कंटिन्यूअस, ऑल टाइम प्रिपेयर फॉर द रिप्रोडक्शन, किसी भी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए क्या रहते हैं? प्रिपेयर रहते हैं। जैसे ह्यूमन में कोई फिक्स टाइम नहीं होता, फिक्स सीजन नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब जो पोएट्री फार्मिंग है वो अब इसमें आ जाएगा। पोएट्री नेचुरल तो क्या होगी?
सीजनल ब्रीडर होगा, एक फिक्स सीजन में ही होगा। लेकिन जब पोइट्री की बात आती है तो वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है भाई, वो इंजेक्शन देते हैं, उसमें जो हेन होती है उनमें मैटिंग नहीं होती, मेल और फीमेल में मैटिंग नहीं होती, क्योंकि मेल और फीमेल में मैटिंग होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो एक फिक्स सीजन के अंदर ही होगा नेचुरल मैटिंग। तो अब जो पोइट्री के अंदर क्या किया जाता है कि जो यानी स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं, तो स्पर्म मिल गए, ओवम फीमेल के पास में ही, तो जाइगोट बन जाएगा। आगे की प्रोसेस आपको पता है रिप्रोडक्शन की। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप एक तो याद रखोगे सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं और कंटिन्यूस ब्रीडर कौन से। मेरी बात ये माइंड में शायद आपकी क्लियर हो चुकी है। जो एक फिक्स सीजन में जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मेटिंग की प्रोसेस होती है, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। जैसे जो नेचर के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, जंगलों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, सीधी सी बात है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फ्रॉग है, एम्फीबियन है, ये सब है ना, और फिश वो भी सीजनल ब्रीडर्स में ही आती है। क्लियर है? फिर जैसे बर्ड्स की तो कहानी आपको पता ही होगी। आपको पता होगा कि भरतपुर के अंदर जो केवला देवी नेशनल पार्क है वहाँ पे फॉरेनर बर्ड्स आते हैं। वो फॉरेनर बर्ड्स किस लिए आ रहे हैं? वो रिप्रोडक्शन के लिए तो आ रहे हैं। वो सीजनल ब्रीडर, वो हर सीजन में आएंगे, किसके लिए? केवल रिप्रोडक्शन करने, तो वो सीजनल ब्रीडर्स हो गए। कंटिन्यूस ब्रीडर का मतलब, अब देखो जैसे अपने ह्यूमन की मैं बात करूँ तो कोई फिक्स टाइम थोड़ा ना होता है ह्यूमन के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कभी बच्चे को जन्म होता ही है। मैटिंग भी किसी भी टाइम हो सकती है। तो वो सारे किस में आ जाते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर में आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, उनमें हार्मोनल चेंज, ठीक है, ओवेरी के अंदर डेवलपमेंट, इन सब के बेस पर उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन की फेज कर रहे हो, रिप्रोडक्शन फेज आप एनिमल के अंदर आ चुके हो रिप्रोडक्शन की फेज करने के लिए, तो एक बार रिपीट कीजिए अपने अपने माइंड में क्या क्या देखा था अभी तक हम लोगों ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, दोनों के टाइप्स, फिर फेज देख रहे थे, ज्वेलाइन फेज पूरी हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। रिप्रोडक्टिव फेज पहले प्लांट्स में की, प्लांट्स के दो टाइप की, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब एनिमल्स की बात करें, कंटिन्यूस ब्रीडर हो गया, सीजनल ब्रीडर हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे कि जो विविपेरस है, जो विविपेरस है, एक तो होते हैं ओविपेरस जो एग देते हैं, जो सीजनल होते हैं, ठीक है, जो एग देते हैं सीजनल होते हैं। विविपेरस जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो विविपेरस में हार्मोनल चेंज, ओवेरी के अंदर ओवम प्रोडक्शन, इन सब के बेस पर ये टू टाइप की इसमें साइकिल्स चलती है। और विविपेरस में टू रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। इस रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इसमें एक तो है ऑस्ट्रिच साइकिल और एक होती है मेनेस्ट्रल साइकिल। अब इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है ना। अभी 2021 के तो पेपर हुए नहीं थे, 2020 2019 के है ना, 2020 में, सॉरी 2020 में के सिलेबस में भी ये टॉपिक था, मेनेस्ट्रल साइकिल और ऑस्ट्रिच साइकिल वाला, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विविपेरस की बात कर रही हूँ मैं। विविपेरस के अंदर टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो है ऑस्ट्रिच साइकिल जिनमें पाई जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, एक वो है जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए मेनेस्ट्रल साइकिल होती है। क्या होती है जी? मेनेस्ट्रल साइकिल होती है। एक होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए? तो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्ट्रिच साइकिल और मेनेस्ट्रल साइकिल में डिफरेंस बताइए। ऐसे नहीं पूछा जाता कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म है वो हार्मोनल चेंज, ओवेरी में प्रोडक्शन के बेस पे, या जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनमें चेंज के बेस पर कितनी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल मैं बता दूँ फीमेल में ही होती है, मेल में नहीं होती है ना।
किसमें होती है, फीमेल में ही होती है। अरे सारे लफड़े फीमेल के ही होते हैं, मेल को क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता होता। बेचारे फीमेल कितने माथा बच्ची करती है ना, सारे काम फीमेल की कितने होते हैं। आपको ये कहते हैं फीमेल जॉब भी करती है, फीमेल घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फीमेल के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो मैं साइकिल की बात करूँगी, ये मैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो बात करूँगी, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बच्चों किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है, मेल में नहीं होती। तो आप ये बात ध्यान में रखोगे। विविपेरस जो यंग वंस देते हैं उनमें पाई जाती है, एग देते हैं उनमें नहीं होती। कि एग देने वाले तो सीजनल ब्रीडर हो गए ना, फिक्स सीजन के अंदर हो रहा है, जिनमें किसी भी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट होती है और वो ही विविपेरस होते हैं, वो ही विविपेरस होते हैं। आप ये बात ध्यान में रखोगे। ऑस्ट्रिच साइकिल्स क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रिच साइकिल, अच्छा पहले मैं आपको मेनेस्ट्रल साइकिल समझाऊँ, ये आपके ज़्यादा समझ में आएगी, ये अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो मेनेस्ट्रल साइकिल क्या होती है, जो भी प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स आपको पता होना चाहिए, जो भी प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स के अंदर भी मैं इसमें एग्जांपल दूंगी मंकी और ह्यूमन, है ना। प्राइमेट्स हायर कैटेगरी के जो प्राइमेट्स है, ठीक है, हायर कैटेगरी के जो प्राइमेट्स है, मंकी और ह्यूमन है, इनके अंदर जो ओवेरी है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना आराम से। वैसे मेनेस्ट्रल साइकिल हमारे पूरा टॉपिक है, लंबी प्रोसेस है, तो वहाँ पर भी सीखेंगे, बट वहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 4 स्टेप सीखेंगे। यहाँ कोई स्टेप नहीं सीख रहे, सीधी सी बात करें, ओवेरी में ओवम प्रोड्यूस हुआ। वैसे ओवम है ना मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन फैलोपियन जो ट्यूब होती है वहाँ तक एक ही पहुँच पाता है ना। ओवम प्रोड्यूस हुए, ये ओवम ओवेरी से कहाँ गए, फैलोपियन ट्यूब में गए। फैलोपियन जो ट्यूब है वहाँ से कहाँ, अब देखो फैलोपियन ट्यूब में अगर मेटिंग के समय इसको स्पर्म मिल जाता है, फैलोपियन ट्यूब में मेटिंग की, और मेटिंग होने से इसको क्या मिल गया, स्पर्म अगर मिल गया, तब तो प्रेगनेंसी हो जाती है, सीधी सी बात, तब तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिले, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फैलोपियन ट्यूब में, तो अब ये कहाँ जाएगा, अब जो यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस के सबसे अंदर वाली वॉल का नाम होता है एंडोमेट्रियम वॉल। वो एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से, ब्लड वेसल्स के टूटने से जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, उसे मेनेस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, कि जो हायर प्राइमेट्स होते हैं, मंकी और जो ह्यूमन होते हैं, इनके अंदर absence of the pregnancy, the wall of the endometrium wall of the uterus is the breakdown and the blood vessels is the breaks, or the blood flow out from the body through the vagina। ठीक है, ये मेनेस्ट्रल साइकिल है, ये क्या है, मेनेस्ट्रल साइकिल है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब इधर आ जाओ, इस प्रोसेस में क्या होगा, है ना। अब यहाँ मेटिंग तो कभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली, मेटिंग नहीं होगी तो मेनेस्ट्रल साइकिल आ जाएगी। अगर मेटिंग हो जाती है, स्पर्म मिल जाते हैं, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अब इसमें ऑस्ट्रल साइकिल में क्या होता है कि एक फिक्स सीजन चल रहा है, उस फिक्स सीजन में मेटिंग होती है, उस फिक्स सीजन में क्या होती है, मेटिंग होती है। जिस टाइम मेटिंग होती है उसे हीट पीरियड बोलते हैं। ये बात इसमें मेन आती है। इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता। अगर बाय द वे मान लो मेटिंग नहीं हुई, ओवम तो बनना है, मेटिंग नहीं हुई तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। जबकि इसमें क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। एक बार बोर्ड पे से अच्छे से देख लो, मैं अलग हट गई हूँ ताकि आप आराम से देखो। ये मोस्टली मेमल्स में प्रेजेंट है, गाय, भैंस, बकरी, डॉग, विक्की सब पाए जाते हैं, लॉयर सब मेमल्स। जो मेमल्स है, मेमल्स आप किसे कहोगे, एक बार आ जाती हूँ आपकी तरफ, मेमल्स आप किसे कहोगे,
जिनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो वेल डेवलप होते हैं और जो अपने बेबी को मिल्क पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, वो सब मेमल्स होते हैं। अब देख लो, एक बार रीड कर लो, मेनेस्ट्रल साइकिल से रिलेटेड क्या है और ऑस्ट्रिच साइकिल से रिलेटेड क्या है। मोस्टली सब मेमल्स में पाई जाती है, हट रही हूँ मैं आगे से, ठीक है। इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, मंथली ब्लड फ्लो नहीं होता है। एंडोमेट्रियम जो वॉल है, एंडोमेट्रियम जो वॉल है, इसमें तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो टूट करके वेजाइना से बॉडी के बाहर आ जाएगी। जब यहाँ की एंडोमेट्रियम वॉल टूटेगी, एंडो यानी किसकी, यूट्रस की, और ये दोनों साइकिल होती किसमें है, फीमेल में, ठीक है। टूटेगी तो वापस अब्जॉर्ब हो जाएगी, बॉडी से बाहर नहीं निकला, यानी एंडोमेट्रियम वॉल को क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मैटिंग होगी उसके लिए एक फिक्स पीरियड होता है, उस फिक्स पीरियड को क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, ये है तो ये भी मेमल्स में, लेकिन ये हायर मेमल्स है, प्राइमेट्स में होगी। इसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल अगर मैटिंग नहीं हो रही है तो एंडोमेट्रियम वॉल टूटेगी यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। यूट्रस के सबसे अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। इसका ब्रेकडाउन होगा लेकिन ब्लड नहीं फ्लो होगा मंथली, उसे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जबकि अगर इसमें मैटिंग नहीं होगी तो मंथली, है ना, मंथली ब्लड फ्लो होता है वेजाइना के थ्रू 3 से 5 दिन। मेनेस्ट्रल साइकिल जिस एज में स्टार्ट होती है उसे मेनार्क बोलते हैं, और मेनेस्ट्रल साइकिल जब बंद हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्क का टाइम अगर आप दो तो लगभग 13 ईयर्स या 12 ईयर्स, 12 से 15 ईयर्स। यहाँ मेनार्क यानी कि फर्स्ट मेनेस्ट्रल साइकिल जब स्टार्ट होती है, और मेनोपॉज 45 से 50 साल, लास्ट मेनेस्ट्रल साइकिल एज की, जब मेनेस्ट्रल साइकिल लास्ट खत्म हो, मेनोपॉज कहते हैं, फिर खत्म हो जाती है। मेनार्क का मतलब जब शुरू होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, इस डिफरेंस को आप याद रखोगे। क्वेश्चन पूछ ले, सीजनल ब्रीडर्स किसे बोलते हैं, जो एक फिक्स सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, ओवी पैरस वाले होते हैं, जो कंटिन्यूस कर सकते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, वो वीवी पैरस वाले होते हैं। जो कंटिन्यूस ब्रीडर वाले होते हैं उनकी जो फीमेल है, मैंने उसको दे दिया ऑस्ट्रल साइकिल और मेनेस्ट्रल साइकिल, और दोनों में क्या बता दिया, डिफरेंस बता दिया। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज की है बच्चों, हम लोगों ने किसके अंदर, प्लांट्स में देख ली और एनिमल्स में देख ली। तो अब कौन सी एज की तरफ चलो, रिप्रोडक्टिव एज पूरी हो गई, फेज 3 फेज की बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो चुकी है। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, ऑस्ट्रल साइकिल्स और मेनेस्ट्रल साइकिल्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं लास्ट ओल्ड एज की तरफ। कहाँ चलेंगे, ओल्ड एज की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देखो, ज्वेलाइन फेज, फर्स्ट फेज होती है रिप्रोडक्शन से पहले वाली। जब रिप्रोडक्शन हो रहा है अपने सिमिलरी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते, रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज चली जाती है। अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनमें वो कैपेसिटी, उनमें पावर नहीं होती है, ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। हालांकि स्पर्म तो प्रोड्यूस होते होते ओवम बंद हो जाते हैं, अभी मैंने कहा था 45 से 50 साल के बीच में। लेकिन स्पर्म में वो पावर नहीं रहती है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उस एज को क्या कह दो, ओल्ड एज कह दो। या फिर एक वर्ड मैंने आपको दिया था, सनसेंट एज, ओल्ड एज, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी है, मेटाबॉल, बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो हो जाती है, ऐसे बोल दियो सीधी सीधी, ज़्यादा माथा पची मत करना। इसके अंदर जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है
वो कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। बस आपको इतनी ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो जाती है, इसमें स्लो डाउन हो जाती है। एनर्जी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कम होती है, एनर्जी कम होती है, उतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सके। ओल्ड एज, उसके बाद में आपको पता है ही, वैसे देखो डेथ तो कभी भी हो सकती है भाई, वो तो कोई नेचुरल प्रोसेस है जो नहीं रिप्रोडक्टिव फेज में हो जाए, बट ये नॉर्मली ये फेजेस चलती है लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आई होप क्लियर होगी इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय फेज कौन कौन सी होगी। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, पूछने की चीज़ रिकॉर्डेड वीडियो है, वापस से देख लेना खोल करके। जब तक आपने ये सोच लिया हमारे समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिस दिन ये सोच लोगे नहीं समझ में आ गया तो नहीं आता भी समझ में, ये हमारे यहाँ से मानसिक ना ये बीमारी ये ख़त्म होगी, तभी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तो नोट्स आपको डे बाय डे मिल ही रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे आंसर दोगे, ऐसा कौन सा प्लांट है जो 12 साल में एक बार जिसके फ्लावर लगते, ये आप विथ द नेम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, और वो प्लांट कर्नाटक, केरल, उस एरिया में हमारे यहाँ है ना। और वो जो प्लांट होगा ना, यानी जो वो खिलेगा ना, तो पूरी सरफेस होती है ना, पूरा सरफेस ऐसे ब्लू कलर के फ्लावर से खिल जाएगा। ऐसे लगता है कि सोयल तो है ही नहीं, चारों तरफ ब्लू कलर ही बिखरा हुआ है, इतनी कैपेसिटी होती है उसको, इतने सुंदर होते हैं वो फ्लावर। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। बच्चों अभी अभी हमने पूरी फेजेस देखी है, एक बार रिपीट करवा दूँ फेजेस के। देखो हमने क्या देखा, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज देखी। फिर हमने क्या देखा, रिप्रोडक्टिव फेज देखी। और फिर हमने क्या देखा बच्चों, एक कौन सी फेज देखी हमने, सेंस फेज देखी, बुढ़ापा जिसे कहते हैं। जुवेनाइल फेज का एक नाम आप वेजिटेटिव फेज भी कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, वेजिटेटिव जो पार्ट है वो ग्रो करते हैं, इसे आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हो। एक नाम और ध्यान में रखना, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हो। सेंसेनियरी बुढ़ापा है ना, ये रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, तो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कह दो इसे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कह दो इसे, लो जी बस। रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो एक प्लांट्स में मोनोकार्पिक और क्या है, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है, बहुत बार फ्लावर लगना। जैसे मान लो मार्च में फ्लावर लगे, फिर मार्च में फ्लावर लगे, फिर मार्च में फ्लावर लगे। अब देखो एक मार्च में फ्लावर लगे, दूसरे मार्च में जाके फ्लावर लगेंगे, बीच का जो टाइम पीरियड निकला इसको रिकवरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी फेज बोलते हैं। तो मेरी ये बात ध्यान देने, रिपीट कर दिया मैंने टॉपिक। एक बार फ्लावर लगले, अगले सीजन में फ्लावर लगेंगे, तो एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच का जो टाइम पीरियड उसको रिकवरी फेज कहते हैं। रिकवरी फेज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये लो, ये फटाफट रिपीट कर दे, सारे नाम वापस लिख दिए मैंने आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।